हूं। यस, टाइम से, बिल्कुल दोस्तों, टाइम से लाइव हो गया हूं। तो सभी बच्चों के विकास का क्रम एक ही होता है, यह कौन सा सिद्धांत है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, हमने इसे पहले भी किया है। अंतः संबंध का सिद्धांत कहता है कि अगर आपका शारीरिक विकास डिस्टर्ब हुआ है तो आपका मानसिक विकास भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि विकास के सारे पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात यह आपका उत्तर नहीं दोस्तों। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत आप पहले से ही जानते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि दुनिया के किन्हीं दो बच्चों में विकास का क्रम और विकास की दिशा, ये दो चीजों पर लागू होता है। विकास का क्रम और विकास की दिशा उल्टी नहीं हो सकती, मतलब कोई भी वृद्धावस्था से वापस बच्चा नहीं बन सकता और किसी का विकास पैर से सिर की तरफ नहीं हो सकता। यह कहलाता है अविलोम्यता का सिद्धांत, और यह भी फिलहाल आपका उत्तर नहीं दोस्तों। सही उत्तर क्या है तो अब आप समझ गए होंगे, और सब लोगों ने दोस्तों मैं आपके आंसर देख भी सकता हूं। सही उत्तर है क्या कि विकास का एक क्रम होता है, बाल्यावस्था के बाद ही किशोरावस्था आएगी, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी, जैसा आपने लिखा हुआ है दोस्तों, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आइए। भाषा विकास की अंतिम अवस्था क्या होती है दोस्तों? आपको बताना है कि भाषा विकास की अंतिम अवस्था क्या होती है। रोदन, क्रंदन, संकेत भाषा या बोलना? आइए दोस्तों किस करें, भाषा विकास की सबसे अंतिम अवस्था कौन सी होती है? ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, भाषा विकास की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? एक बार दोस्तों देख लीजिए, साउंड इज ऑल राइट। भाषा विकास की सबसे अंतिम अवस्था कौन सी होती है? यस आइए, यस बिल्कुल, आइए देखते हैं। और हम सभी जानते हैं दोस्तों भाषा विकास, मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया है, तो भाषा विकास में बोलना बहुत बाद की प्रक्रिया है। आपको लगता होगा दोस्तों बोलना यह एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, बोलना तो बहुत बाद में आता है। पहले दोस्तों बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त, दोस्तों मैंने आपको बोला था रोना और चिल्लाना, रुदन और क्रंदन दोस्तों, क्राइंग एंड वीपिंग, ये पूरा एक स्टेज आता है दोस्तों। मैं आपको एक क्रम बता दूं, रोना और बलबलाना यह पहली अवस्था है दोस्तों, रोना और क्रंदन। इट्स कॉल्ड वीपिंग एंड क्राइंग, इट्स कॉल्ड वीपिंग एंड क्राइंग दोस्तों। क्राइंग क्यों? दोस्तों ऐसा लगता नहीं कि रो रहा है, आपने देखा होगा बच्चा सही से साफ साफ रो भी नहीं पाता, ये पहला चरण है। दूसरा दोस्तों बैबलिंग, बलबलाना, हाँ बलबलाना, इसे हम बैबलिंग कहते हैं दोस्तों, जब बच्चा आवाज को लेकर के दोस्तों क्या हूं क्या इस तरह से करता है, बैबलिंग हो गई। और तीसरी अवस्था में वो इशारा करता है, तीसरी अवस्था है जब वो इशारा करता है। क्या इशारा करता है? किसका? कि भाई ये दे दो, वो दे दो, जैसे बोला बेटा पापा कहां है, हाथ दिखा देगा, वो रहे पापा। सो कहने मतलब बोल नहीं पाएगा पर इशारा करेगा, और यह दोस्तों तीसरी अवस्था है। और ऑफ कोर्स तो बोलना गाइस सबसे लास्ट में आता है, और यह है चौथी अवस्था, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? डी फॉर डेनमार्क दोस्तों। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए, भाषा विकास की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? भाषा विकास की दोस्तों सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम, रूपिम, दोनों नहीं दोस्तों। क्वेश्चन आता भी बहुत है और आप भी जानते हैं क्वेश्चन बहुत आता है। भाषा विकास की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? स्वनिम, रूपिंग, दोनों नहीं दोस्तों। आइए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था, यहां पे दो वर्ड है दोस्तों। मैं आपको इंग्लिश, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, इसे इंग्लिश में फोनीम कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फीम। क्या कहते हैं? मॉर्फीम कहते हैं दोस्तों। पहले जान ले, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम कहलाती है दोस्तों। मैं आपको फिलहाल बताऊंगा दोनों। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या कहलाती है? तो उन्होंने कहा भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है, पर यह कोई शब्द या वर्ण नहीं होता है, बल्कि यह साउंड होती है। क्या होती है? साउंड होती है दोस्तों। अब आपको समझ में आएगा, इसीलिए हम टेलीफोन को क्यों कहते हैं फोन, क्योंकि फोन शब्द का अर्थ होता है आवाज। जैसे मैंने आपको बोला था, बच्चा जब दोस्तों आपने देखा होगा, बच्चा जब कराहता है इस तरह से करता है, तो उसे थोड़ी पता है कि मैं हिंदी का थ, क्योंकि आपने सुना होगा कि थ, फ, च, ये सब दोस्तों स्वनिम ध्वनियां हैं। यह कोई स्वर नहीं है, यह ध्वनि होती है, इसका अपना खुद में, जैसे दोस्तों थ का इंडिविजुअल कोई अर्थ नहीं है, फ का इंडिविजुअल कोई अर्थ नहीं है, तो इसे दोस्तों स्वनिम कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, पर फिर से बोलता हूं, यह वर्ड न होकर यह साउंड होती है। अगला, अब दोस्तों अगर हम थ और फ को, जैसे अब दोस्तों अगर हम इसी को तमाम शब्दों को, जैसे थ और न दोस्तों अलग अलग अर्थ नहीं देते, अलग अलग कोई अर्थ नहीं देते, पर अगर इनको हम मिला ले दोस्तों तो थन बन जाता है, जो कि एक शाब्दिक अर्थ है, जिसका एक अपना अर्थ है। तो जब जब अर्थ निकलने लगे तो उसे दोस्तों रूपिंग कहते हैं। तो फिर सुनेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि को दिखाती है वो स्वनिम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ हो उसे हम रूपिंग कहते हैं, पर क्योंकि यहां दोस्तों यहां अर्थ का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए हम लगाएंगे क्या? स्वनिम। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी स्वनिम। हाँ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यस, विकास से जुड़ा विकासात्मक कार्य किसने दिया है दोस्तों? विकास से जुड़ा विकासात्मक कार्य शब्द किसने दिया है? ऑप्शन ए रिचर्डसन ने, होबिंगहॉर्स्ट ने। आइए इसको, विकास से जुड़ा विकासात्मक
दोस्तों कार्य शब्द किसने दिया है? तो मैंने तो अब दोस्तों पहले भी कई बार इसको लिया है और आप सभी जानते हैं इसको, अब आप पूरी तरह से रट्टा मार चुके हो। विकासात्मक कार्य दोस्तों, इसका अर्थ होता है, यह साइकोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, उम्र के अनुसार सही विकास। दोस्तों क्या? उम्र के अनुसार सही विकास। क्या कि अगर शैशवावस्था का विकास इतना लेट हो जाए कि इसके कुछ गुण आपको 11-12 वर्ष में दिखे, तो आदमी क्या बोलता है कि भाई ये कुपोषण का शायद शिकार है, इसका विकास बहुत देर से चल रहा है। तो सही उम्र में सही विकास को ही विकासात्मक कार्य कहते हैं और इसकी अवधारणा दी है किसने? रॉबर्ट हॉविंगहॉर्स्ट ने। और बिल्कुल सही दोस्तों, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाएगा, विकास का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? दोस्तों आइए, विकास का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? रिचर्डसन ने, हॉविंगहॉर्स्ट ने, रेविल ने या रिचर्डसन सीयर्स ने? आइए, मैंने दोस्तों आपको बताया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आप सही उत्तर देंगे। दोस्तों आप, मुझे उम्मीद है कि सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर देंगे, तो मैं आपके उत्तर भी देखता रहूंगा। यस, विकास का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो हम सभी जानते हैं सिद्धांत किसने दिया है और मैं आपके उत्तर देख रहा हूं और आपके उत्तर दोस्तों धीरे धीरे यस आते जा रहे हैं। दोस्तों यह एक सक्सेस रेट को दिखाता है जो आप कवर कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था दोस्तों, विकास का अधिगम का सिद्धांत पहले जान ले क्या कहता है। दोस्तों इसको समझ ले, विकास का अधिगम का सिद्धांत कहता है कि विकास और अधिगम में, ध्यान से सुनेंगे, विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध है। कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध है। मतलब दोस्तों पहले जान ले, विकास में धनात्मक संबंध का अर्थ क्या होता है? धनात्मक संबंध का अर्थ है दोस्तों कि या तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो दोनों की वैल्यू निगेटिव होगी। मैथमेटिकली इसका अर्थ हुआ, मतलब जहां अधिगम का स्तर उच्च होगा वहां विकास का स्तर भी उच्च होगा। आप उठा के देख लो, जिन जिलों में साक्षरता बहुत ज्यादा है वहां दोस्तों विकास, नौकरियां हैं, लोग अच्छे बिजनेस में हैं, वहां विकास भी बहुत ज्यादा हुआ है। और यह कॉन्सेप्ट दिया है दोस्तों एक बंदे ने जिसका नाम है रिचर्डसन सीयर्स। क्या नाम है उसका? रिचर्डसन सीयर्स। फिर से यह सिद्धांत क्या कहता है कि विकास और अधिगम में कैसे संबंध है? धनात्मक संबंध है और यह सिद्धांत दिया है रिचर्डसन सीयर्स ने। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से जुड़ा हुआ है? आइए, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए बिने, चोम्स्की, पावलोव, मैस्लो। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से जुड़ा हुआ है? भाई दोस्तों हम जानेंगे सच्चाई क्या है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से जुड़ा है। तो आपको बता दें कि दोस्तों मनोवैज्ञानिक जो भाषा विकास से जुड़ा हुआ है हम सभी जानते हैं वो कौन है। दोस्तों उन्होंने कहा अल्फ्रेड बिने। दोस्तों आप जानते हैं बुद्धि परीक्षण से जुड़े हैं, सभी जानते हैं बुद्धि परीक्षण से जुड़े हैं। मैस्लो ने दोस्तों अभिप्रेरणा का मानवतावादी या मानवतावादी संप्रदाय के जनक है दोस्तों कौन? हमारे मैस्लो साहब। पावलोव ने दोस्तों दिया है क्या? शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। जबकि दोस्तों भाषा अधिगम एवं अर्जन का जो सिद्धांत दिया है या जन्मजात सिद्धांत भाषा का, जन्मजात भाषा का सिद्धांत भी दोस्तों क्या दिया है? हमारे इनेट थियरी ऑफ लैंग्वेज, यह दिया है किसने? रशियन मनोवैज्ञानिक दोस्तों नोम चोम्स्की ने। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस, बी फॉर बॉम्बे। और आपने दोस्तों बहुत सही उत्तर दिए हैं, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न में से क्वेश्चन हमारे यूपीटीटी का ही है, तो एक बार देखते हैं। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं? दोस्तों कह रहा क्या कि इनमें से कौन सी उत्तर बाल्यावस्था बोले तो हमारी बाल्यावस्था, उसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ, काल्पनिक भयों का अंत। दोस्तों इसको हमने कवर किया है तो मैं चाहूंगा क्यों ना इसको एक बार देखा जाए। इसको निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों विज्ञान, बच्चे दोस्तों काल्पनिक कहानियों में, पहाड़ों में, इसमें बहुत रुचि लेते हैं। अर्थात यह दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार आप अपनी तरफ से एक बार आंसर भी दे दें यस इसको। और हम सभी जानते हैं दोस्तों यह सही है, बच्चे को दोस्तों काल्पनिक कहानियों में बड़ा मजा आता है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, जैसा आप जानते हैं दोस्तों 6 से 12 चलती है बाल्यावस्था को, उसकी उत्तर बाल्यावस्था है दोस्तों। और यह हम जानते हैं तर्क शक्ति की शुरुआत होती है क्योंकि पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलती है 7 से 11 वर्ष, अर्थात जो बाल्यावस्था से मैच करती है। इसलिए दोस्तों उत्तर के साथ साथ लॉजिक भी होना चाहिए। भविष्य दोस्तों अगला काल्पनिक भयों का, तभी मैंने ही कल पढ़ाया था कि बच्चे को बोलो बेटा बाबा जी आ रहे हैं तुमको झोले में भर के ले जाएंगे, घटाओ कोई नहीं भर जाएगा, मुझे झोले में कैसे भर के ले जाएगा। अर्थात दोस्तों ये भी सही था, ये भी गलत हो गया। सही उत्तर है दोस्तों भविष्य की योजना की सूझबूझ। 6-7 साल में कोई अपने कैरियर की प्लानिंग नहीं करता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैरियर प्लानिंग होती है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी स्टीव फॉर चेन्नई। दोस्तों सही उत्तर है क्या? स्टीव फॉर चेन्नई। यस बिल्कुल आपने सही उत्तर दिए हैं। और आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 आएगा यस, इनमें से किसका नाम, दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला था एक बार मैं हल्का सा व्याख्या भी दूंगा, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा हुआ है? दोस्तों क्वेश्चन 2-3 बार यूपीटीटी में आया है। क्रो एवं क्रो, गॉल्टन, रॉस, वुडवर्थ। इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा हुआ है? आइए देखा जाए।
और हम सभी जानते हैं दोस्तों, हम में से हर व्यक्ति जानता है सही उत्तर क्या है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं दोस्तों। मैंने बोला था इस आदमी के नाम बड़े ही अजीब रिकॉर्ड है दोस्तों, और मैंने बोला था कि ये मैक्सिमम चीजों का पिता ही है, मैक्सिमम चीजों का जनक ही है दोस्तों। मैंने क्या बोला था, और दोस्तों आप सभी के उत्तर मैं देखना चाहूंगा, काफी लोग दोस्तों उत्तर आ चुके हैं, एंड द राइट आंसर इज यस, फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन दोस्तों, जिसका ये पुस्तक आप जानते हैं, उनकी यह पुस्तक जो पिछली बार यूपीटीटी में आई थी, जो पेपर रिजेक्ट हो गया, पुस्तक का नाम था हेरिडेटरी जीनियस। दोस्तों पुस्तक का नाम क्या था, हेरिडेटरी जीनियस। और मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, याद करिए, मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि हेरिडेटरी जीनियस के अलावा बुद्धि का पहला अध्ययन, एक बार देखेंगे, मैं आपको कुछ दोस्तों डेटा बताऊंगा, एक मिनट में ध्यान सुनेंगे, तो मैं कुछ रिकॉर्ड देखिए, मैं आपको 9-10, क्या बुद्धि का पहला अध्ययन किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने। बुद्धि परीक्षण की पहली बैटरी किसने बनाई, फ्रांसिस गाल्टन ने। पर्सनालिटी शब्द का आधुनिक अर्थ में किसने प्रयोग किया, फ्रांसिस गाल्टन ने। निर्धारण मापनी, जिसे रेटिंग स्केल बोलते हैं, इसके जनक भी कौन है, हमारे फ्रांसिस गाल्टन साहब है दोस्तों। अगला, सफल असफल लोगों का पहला अध्ययन किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने। व्यक्तित्व परीक्षण का पहला शब्द साहचर्य परीक्षण किसने बनाया, फ्रांसिस गाल्टन ने। वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का जनक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन के नाम दोस्तों सारे के सारे रिकॉर्ड ऐसे ही है। तो सुजनन शास्त्र, पहले मैं आपको हल्का सा बता दूं, सुजनन शास्त्र क्या है दोस्तों। सुजनन का अर्थ है सुंदर प्रजनन, अच्छे लोगों का प्रजनन। गाल्टन ने कहा कि चोरों, बलात्कारियों, हत्यारों को संतान पैदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी संतानें भी इन्हीं की तरह होगी, क्योंकि वंशानुक्रम को महत्व देते थे कौन, गाल्टन। इसलिए उन्होंने कहा वकील, डॉक्टर, अच्छे लोगों को बोला जाए संतान पैदा करने के लिए, ताकि अच्छे लोग पैदा हो। दोस्तों आज की डेट में यह बहुत ही मजाकिया लगता है, और उस समय एक थियरी थी, और यह कहलाता है क्या, फ्रांसिस गाल्टन का दोस्तों यह सिद्धांत, इसे हम क्या बोलते हैं, सुजनन शास्त्र। आइए, यूजेनिक्स, सुजनन शास्त्र, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सृजनात्मकता। आइए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा दोस्तों किसकी है, कोल एवं ब्रूस की, ड्रेवल की, डिहान की, क्रो एवं क्रो की। दोस्तों आइए, दोस्तों सृजनात्मकता से बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा इसको एक बार आप देखें। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो आप दोस्तों सभी जानते हैं, इसको हम पहले भी कई बार ले चुके हैं, तो मैं आपके आंसर्स को एक बार देख रहा हूं, आपके आंसर दोस्तों लहरा रहे हैं स्क्रीन पर, यस एंड राइटली सेड। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला था कि दोस्तों दो परिभाषाएं, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि दो परिभाषा, एक का उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया है, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। दोस्तों बिल्कुल सही, इसका प्रतिपादक है कौन, क्रो एंड क्रो। और एक परिभाषा दोस्तों जो मैं आपको और बताऊंगा, जेम्स ड्रेवर की। दोस्तों जेम्स ड्रेवर की परिभाषा क्या, नवीन रचना। देखिए यहीं पे देख ले, नवीन रचना, नवीन रचना या नवीन उत्पादन, देखेंगे नवीन उत्पादन की क्षमता ही क्या है, क्षमता ही सृजनात्मकता है। दोस्तों यह किसने कहा है, यह कहा है जेम्स ड्रेवर ने। और एक और परिभाषा लूंगा दोस्तों, प्रोफेसर रूस की। प्रोफेसर रूस की परिभाषा क्या है, सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो कहीं भी हो सकती है, किसी भी प्रकार के कार्य में हो सकती है। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। दोस्तों सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं। दोस्तों एक क्वेश्चन भी आ चुका है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। दोस्तों आइए बताएंगे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है गाइस। आपको इसका उत्तर देना है कि निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं, निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है, विकास आजीवन चलता रहता है। अगला क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। दोस्तों परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है, अभी मैंने आपको बताया, विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हैं, एक जगह डिस्टर्बेंस होगा तो सही जगह धीरे धीरे डिस्टर्बेंस होगा। और अगला क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। मैंने क्या बोला था कि दुनिया में बच्चा कहीं पैदा हो, पहले रेंगेगा तब चलेगा। ऐसा नहीं कहीं अमेरिका में बाल्यावस्था पहले आएगी, फिर किशोरावस्था दोस्तों बाल्यावस्था के पहले ही आ जाएगी, ऐसा नहीं दोस्तों। विकास का प्रारूप, पैटर्न, मॉडल दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा है। एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी दोस्तों कि ये तीनों सही थे, इसलिए गलत कट गए। हम सब जानते हैं अनुकूलित प्रत्यावर्तन पावलोव का सिद्धांत है। दोस्तों अनुकूलित प्रत्यावर्तन किसका सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम शास्त्रीय अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम शास्त्रीय अनुकूलन बोलते हैं। और यह सिद्धांत दोस्तों ऑफ कोर्स हमारा सिद्धांत नहीं है, यह अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, और यह अधिगम का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, आप भी जानते हैं, अधिगम का सिद्धांत है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए फॉर अमेरिका। दोस्तों सही उत्तर क्या है, सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, विकास के परिणाम स्वरूप। दोस्तों आज भी थोड़ा पढ़ा रहा था, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है, गेसेल ने, हरलॉक ने, मेरिडिथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। हम दोस्तों इसको जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्वेश्चन सब आए हुए हैं। विकास के फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है, यह परिभाषा विकास की किसके द्वारा दी गई है। चलेंगे तो आइए देखते हैं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसको मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं और आप इसे रट्टा मार चुके हो। सारे लोगों के उत्तर दोस्तों बिल्कुल सही आ रहे हैं। यह परिभाषा दोस्तों दी है किसने, दोनों परिभाषाएं, हरलॉक की परिभाषा। दोस्तों मैंने आपको बताया था, कुछ परिभाषाएं देखेंगे, स्किनर की परिभाषा, वुडवर्थ की परिभाषा। आइए देखते हैं। फिलहाल दोस्तों आपका उत्तर क्या है, बी फॉर बॉम्बे। आप भी जानते हैं उत्तर क्या है, उत्तर है बी फॉर बॉम्बे। यह परिभाषा हरलॉक की। दोस्तों मैं गेसेल की परिभाषा, गेसेल होना चाहिए, गेसेल ने क्या कहा है, विकास एक अवधारणा से बढ़कर है,
जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक इन 3 रूपों में मापन भी हो सकता है। यह परिभाषा किसकी दोस्तों? हरलॉक की। और दोस्तों स्किनर ने क्या कहा है? विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। क्या कहा है? सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। और वुडवर्थ ने क्या कहा है दोस्तों? वंशानुक्रम एवं वातावरण। देखेंगे, विकास बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। यह कहा है किसने? हमारे वुडवर्थ साहब ने। पर दोस्तों क्योंकि हमारा इस समय उत्तर क्या है, तो हमारा उत्तर क्या है? हरलॉक, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे इसको क्वेश्चन नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने दोस्तों माफ करेंगे, किसने दोस्तों महत्व दिया है? मतलब किसने मानव व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को महत्वपूर्ण माना है? कमेनियस ने, हॉल ने, हिलिंगवर्थ ने, दोस्तों फ्रायड ने। यस, और हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं, कई बार इसको इतनी ज्यादा बार ले चुका हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस एग्जाम के लिए एक बार कंफर्म करें। हाँ सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से आप इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार है। हम लोगों ने इस एग्जाम पे काफी काम किया दोस्तों। अब तो आप फटाफट उत्तर दे रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं और आप एक एक रट चुके हो। मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, सुप्तावस्था और दोस्तों जननेंद्रिय अवस्था। और यह दोस्तों वरीयता देती है किस पे? काम वासना को अलग अलग जगहों पे जाने पर। अलग अलग अवस्थाओं में काम वासना का केंद्र अलग अलग होता है और इसको बेस मानकर यह सिद्धांत दिया है किसने? महान सिगमंड फ्रायड ने। दोस्तों यह सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सिद्धांत दिया गया है सिगमंड फ्रायड द्वारा। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। आइए, निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में से एक नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या वैयक्तिकता का सिद्धांत। दोस्तों आपको बताना है कि वृद्धि और विकास का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। और आप भी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है, मैं भी जानता हूं। तो आइए दोस्तों एक बार शुरुआत किया जाए। क्या उन्होंने कहा? दोस्तों निरंतरता। आप सभी जानते हैं विकास आजीवन चलता है, अर्थात यह सिद्धांत दोस्तों पूरी तरह से सही है, इसलिए गलत हो गया। समन्वय, मैंने बोला था अंतर संबंध, विकास अपने आप को बैलेंस बना के चलता है, यह भी सही था, यह भी गलत हो गया। वैयक्तिकता दोस्तों वही है, वैयक्तिक विभिन्नता, विकास की दर 2 बच्चों में एक जैसी नहीं होती, यह सही था, यह भी गलत हो गया। दोस्तों वर्गीकरण बालकों का होता है, वर्गीकरण वस्तुओं का होता है, विकास में वर्गीकरण का कोई सिद्धांत नहीं है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस, बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है यस, बी फॉर बॉम्बे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14, वह अवस्था दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। उस दिन इसमें कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए मैंने दोस्तों आज इसको फिर से कवर किया है। उस दिन लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, वह कौन सी है? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड विल्सन सिंड्रोम। तो अच्छा हुआ कि आज क्वेश्चन आ गया, वैसे मैंने उस दिन डाल दिया था लिख करके, पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उस दिन एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई हो। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यस, आइए तो माता के 21वें, यहां पे 2 मैं आपको बताना चाहूंगा। यस, तो माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न हो पाने से हमने उस दिन दोस्तों हो गया था, गलती से टर्नर लग गया था। सही उत्तर है दोस्तों टर्नर नहीं, डाउन सिंड्रोम। एकदम क्लियर हो जाए बस, आप लोग बोले हाँ सर समझ गए हैं। और दोस्तों क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? जब पैदा होने वाले बालक शिशु में, ध्यान रखेंगे यहां बालक शिशु, जो बालक शिशु पैदा होने वाला है उसको पिता से एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र मिल जाए। अतिरिक्त क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों अगर बालक नहीं होगा तो तीनों ही एक्स होंगे, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पिता से मिला है? तो एक माता से एक्स मिला, दूसरा वाई, यहां पैदा हो रहा है बालक शिशु, पर पिता से एक और एक्स मिल गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लड़की और लड़के दोनों का, एक्स एक्स और एक्स वाई। और दोस्तों इसी तरह से इस बालक की पौरुष शक्ति कम होगी और इसी तरह से इसका व्यवहार भी होगा और इसी तरह से इसकी प्रजनन शक्ति प्रभावित हो सकती है और इसे हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। क्या? जब पिता द्वारा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र मिले तो कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स एक्स वाई, तो यह क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है। पर हमारा क्वेश्चन दोस्तों माता के 21वें गुणसूत्र से है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? टर्नर्स नहीं, डाउन सिंड्रोम। एक बार क्लियर कर ले। यस, इसको आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। यस, आई कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से निर्धारित होती है? आइए देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से निर्धारित होती है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्च पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अब इन सब प्रश्नों को हम रट्टा मार चुके हैं दोस्तों, सिर्फ आपको इन्हें अप्लाई करना है, बस सही समय से अप्लाई करना है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से निर्धारित होती है? दोस्तों तब आप इसको रट्टा मार चुके हैं और सबके उत्तर एक साथ लहरा रहे हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्यों? क्योंकि इसमें बालक स्वार्थी होता है, उसमें आत्मकेंद्रितता पाई जाती है। क्या कि भैया तुमने कुर्सी तोड़ी है, मैं पापा को नहीं बताऊंगा, पर मुझे थोड़ा सा खाने पीने के लिए बिस्किट उस्किट दे दो।
और दोस्तों अंत में नैतिकता, जब पापा डांटेंगे तब सच बताएगा, अर्थात इसमें कोई नैतिकता नहीं है। नैतिकता बाहर से माता पिता लाते हैं, मैं कई बार इसको बोल चुका हूं। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ए फॉर अमेरिका। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? इसको फिर से देखिए दोस्तों, फिर से लिया है। निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु शुक्राणु ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। आइए देखते हैं दोस्तों, और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं दोस्तों सही क्रम क्या है। यस, और आप इसे एकदम पूरी तरह से रट्टा मार चुके हैं। और आइए दोस्तों एक बार क्लियर करते हैं, क्या माता पिता के अंडाणु शुक्राणु के कॉम्बिनेशन से दोस्तों एक युग्मनज बनता है, और युग्मनज दोस्तों आगे का जो विभाजन है यह ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। और आज आप दोस्तों सबके उत्तर आ गए हैं। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रायड के अनुसार दोस्तों, अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं चाहूंगा एक बार देखें। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किसमें होता है? मतलब दोस्तों कह रहा क्या कि फ्रायड के अनुसार धर्म, नैतिकता, परोपकार, ये सारे मूल्य किसमें आते हैं? इदम में, अहम में, पराहम में, या परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। और हम सभी जानते हैं दोस्तों, इसको हमने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्लासेज में भी कवर किया हुआ है। तो आपको बताना है कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण, मतलब हमारे मूल्य कहां समाहित होते हैं? तो आप भी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। फ्रायड ने दोस्तों क्या कहा है कि राक्षस है, मार काट, देखेंगे मार काट कामवासना से भरा है, गंदी कामवासना, कामवासना गंदी दोस्तों, घटिया कामवासना, बलात्कार की इच्छा, इससे भरा है हमारा इदम। वास्तविकतावादी है कौन? वास्तविकतावादी है हमारा अहम, जो कि तार्किक है। पर दोस्तों नैतिकता जो छड़ी है, जो नियंत्रण है, जो लाठी है, जो समाज को कंट्रोल करता है, वो हमारा पराहम है, जिसमें भरी है क्या? धर्म। जिसमें क्या भरा है? नैतिकता। जिसमें भरा है क्या? आदर्श। दोस्तों मैंने आपको बोला था, क्योंकि ये तुरंत मारकाट करने में माहिर है, इसको बुद्धि नहीं सुख चाहिए, यह सुखवादी है, मैंने आपको बताया था। और यह क्या है? यह वास्तविकतावादी है। और यह दोस्तों क्या है? जो नियम कानून नैतिकता बनाता है वह आदर्शवादी है। और अब दोस्तों आपके उत्तर आ भी चुके हैं, एंड द राइट आंसर इज गोइंग टू बी नन अदर देन पराहम। दोस्तों यस, एक बार कंफर्म कर दें। हाँ सर हम समझ गए हैं, पराहम ही है दोस्तों सही वर्ड। यस लेट्स गो, राइट, पराहम हमारा सही वर्ड है दोस्तों। यस, पराहम मूल्य मूल्यों का अंतर्कीकरण किसमें होता है? पराहम में। और आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पर। आइए, विकास की, दूसरे क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, एक बार यूपीटीटी में आ गया है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। आइए देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का विकास सर्वाधिक होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और इसे भी दोस्तों हम अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं, हम धीरे धीरे इसको कवर कर चुके हैं, और हम सभी जानते हैं किसका सही उत्तर क्या है। तो आप जानते हैं विकास की वह कौन सी अवस्था है? तो मैंने आपको बोला था दोस्तों, जाएंगे शारीरिक विकास, ध्यान से देखेंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सीखने की तीव्र गति। देखिए दोस्तों इसको ऐसे देखेंगे, सीखने की तीव्र गति, ये सब सबसे ज्यादा दोस्तों किसमें होता है? हमारे क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉरी, शैशवावस्था में। दोस्तों मानसिक विकास में सिर्फ बुद्धि ही नहीं आती, और ना आप बोलोगे सर एक बात बताइए आरपी सर, आप क्या बोल रहे हैं कि मानसिक विकास सबसे ज्यादा शैशवावस्था में होता है? बुद्धि दोस्तों मानसिक विकास का एक हिस्सा है, उसमें तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, समस्या समाधान, ग्रहण शक्ति, ये सब आते हैं मानसिक विकास में। इसमें से सिर्फ बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है किसमें? तो उत्तर है दोस्तों यह पाया जाता है, और आपने उत्तर बिल्कुल सही भेजा गया, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है किस अवस्था में? यस, किशोरावस्था में। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, शिशु का अधिकांशतः व्यवहार किस पे आधारित होता है? ये देखा जाए, शिशु का अधिकांशतः व्यवहार किस पे आधारित होता है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। यस, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? देखते हैं दोस्तों, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बच्चे को दोस्तों शुरुआत में नहीं मालूम रहता नैतिकता क्या है। आप बताओ दोस्तों, अब एक